Hi everyone. Today I will discuss about Indian Council Act 1909. हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से पहले के प्रोविजन, किस कंडीशन में 1909 एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और इससे पहले जो एक्ट आया था 1892 उसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन प्रोविंसेस पर और इंडियन सिस्टम पर। तो इस चैप्टर में या फिर इस एक्ट में जो चीजें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये मैंने बैकग्राउंड प्रोवाइड किया है या शॉर्ट बुलेट पॉइंट कह लो कि कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, नॉमिनेटेड मेंबर डेवलप हुए और जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन आया ये वन ऑफ द मेन प्रोविजन था। तो ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी ज्यादा सक्सेस। सारे प्रोविजन में डिस्कस करूंगा ये। पहले मैं बैकग्राउंड के साथ एक एक चीजें आपको डिस्कस कर देता हूँ। बैकग्राउंड क्या है? देखो क्या हुआ 1892 के बाद ये जो एक्ट है 1909 ये एक्ट आया। देखो पहली बात ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी फेमस है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? देखो मॉर्ले जो जब भी ऐसे दो आएगा, मॉर्ले मिंटो एक्ट आएगा और आगे भी चेम्सफोर्ड एक्ट आएगा, तो उसमें क्या होगा जो आगे वाला मेंबर, जो आगे वाले वर्ड्स होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है? और जो लास्ट वर्ड होंगे वो वाइसरॉय होगा, ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब 1892 से लेकर 1909 के बीच में 1906 में कुछ उथल-पुथल हुई इंडिया में। ये उथल-पुथल क्या हुई? देखो 1906 से पहले ब्रिटेन में ब्रिटेन में हमें लिबरल लिबरल पार्टी का ओरिजिन हुआ। मतलब लिबरल पार्टी सत्ता में आई और बहुत सारे पॉलिटिशियन इंडिया में ये सोचने लगे कि अब इंडिया को आज़ादी भी मिल सकती है और हमारे बहुत सारे प्रोविजंस में रिलैक्सेशन आएगा और बहुत सारे राइट मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या हुई 1906 में मुस्लिम लीग का ओरिजिन हुआ। ये मुस्लिम लीग के ओरिजिन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई। मुस्लिम लीग ने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। मैं आपको अभी बताऊँगा सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। और दूसरी डिमांड क्या की कि इंडिया की वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो 2 इंडियन मेंबर होना चाहिए। मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इसीलिए मैं बार-बार एनफोर्समेंट दे रहा हूँ और इसीलिए इसमें टाइम भी लग रहा है कि क्या रीज़न है कि इतना टाइम मैं इसको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप दोबारा से जब रिवाइज़ करें, तो चीज़ें रटी होना चाहिए। मैंने आपको डिस्कस किया था 1892 में क्या हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किस तरह से वाइसरॉय होता था और वाइसरॉय के नीचे 4 मेंबर की एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल होती थी। इसको बढ़ाकर 4 मेंबर की एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाकर इन्होंने 6 मेंबर कर दिया था। मगर 6 मेंबर की एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल को अब रिप्लेस करके 1 मेंबर को यहाँ पर 1 मेंबर 2 मेंबर अपॉइंट करने को कहे मुस्लिम लीग ने। अभी तक याद रखना 1909 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है? अब मुस्लिम लीग की ये डिमांड जो थी कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 मेंबर अपॉइंट करो। तो क्या सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? देखो मान लो ये मुस्लिम रिलीजियन के लोग हैं और ये नॉन मुस्लिम रिलीजियन के लोग हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब ये मुस्लिम रिलीजियन के लोग, इसी में से कैंडिडेट उठेगा एक और इस यही लोग अपना कैंडिडेट चुनेंगे। तो बिल्कुल सेपरेट, मतलब ये अदर रिलीजियन के लोग यहाँ पर वोट नहीं कर सकते। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है आपके कई मेंबर अपॉइंट किए गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन-कौन से मेंबर अपॉइंट किए गए? आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम लीग ने 2 मेंबर अपॉइंट करने को कहा था, मगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ही मेंबर अपॉइंट किया गया जिसका नाम था, क्या बोलते हैं उन्हें? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र
प्रसन्ना सिन्हा, प्रसाद सिन्हा नहीं था, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को एज अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ न्यू मेंबर अपॉइंट किया गया, और ये न्यू मेंबर जो है एज अ लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने आपको बताया किस तरह से 1892 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, मगर मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया के होना चाहिए, जिसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अपॉइंट किया गया, मगर कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं अपॉइंट किया। हालांकि बाद को कई मुस्लिम मेंबर अपॉइंट किए गए। अब सेंट्रल लेवल पर और चीजें क्या हुई, दूसरी चीज देखने को मिलेगी कि ब्रिटेन की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर जो होता था ब्रिटेन का, वो ही सेक्रेटरी होता था, और वो ब्रिटेन से इंडिया में वाइस रॉय को कंट्रोल करता था। ये इंडिया है हमारा, तो यहाँ पर वाइस रॉय को कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटेन में जो बैठा हुआ सेक्रेटरी होता था। तो सेंट्रल लेवल पर कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मैंने बता दिए कि किस तरह से ऑर्डिनेंस आया था 1861 में, अभी भी वो ऑर्डिनेंस का महत्व बरकरार था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किस तरह से 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 में क्या है, 2 मेंबर अपॉइंट करने को कहा मुस्लिम लीग में ने, मगर एक ही अब मेंबर अपॉइंट हुए, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी। ठीक है, एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ। लॉ मेंबर अपॉइंट हो गए, ये मतलब जो है आपको देखने को मिलेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट हुए, किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, अब आगे आप एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो, बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक देखा, एक बार मैं बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इसमें ये एग्जीक्यूटिव है और ये वॉइस रॉय है। ठीक है, वॉइस रॉय के नीचे 6 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है कि 6 मेंबर है, और 6 मेंबर में एक इंडियन मेंबर आ गया, सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्ना सिन्हा जी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंडियन मेंबर आ चुका है। अब एडिशनल मेंबर हैं ये। एडिशनल मेंबर आपको पता ही थे, 10 से 16 कर दिए गए थे 1892 में। अब क्या हुआ, 1892 के बाद इन मेंबर को बढ़ाकर, अब यहां पर चलो पहले 10 से 16 पुराना प्रोविजन रिवीजन कर लेते हैं। 10 से 16 थे, इसमें क्या था, एक ऑफिशियल मेंबर था और एक नॉन ऑफिशियल मेंबर था। मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर थे कुछ, कुछ ऑफिशियल मेंबर थे। पहले ये 6 होते थे ऑफिशियल मेंबर, और नॉन ऑफिशियल 10 होते थे। 10 में से जो है 5 वाइस रॉय अपॉइंट करता था। ये ऑफिशियल जो होते थे ये भी वाइस रॉय अपॉइंट करता था। ऑफिशियल वो लोग कहलाते थे जो सिविल सर्विसेज में होते थे, ऑलरेडी आर्मी को सर्व करते थे। नॉन ऑफिशियल क्या होते थे, ये नॉमिनेट किए जाते थे, और इसमें नॉमिनेशन जो है 5 मेंबर का नॉमिनेशन वाइसरॉय के द्वारा किया जाता था, और जो अदर 5 थे उस 5 में से एक का नॉमिनेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कलकत्ता के द्वारा किया जाता था, और 4 का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसियल के द्वारा। ठीक है, ये 1892 में हमने देखा था। अब क्या चेंज हुए, अब इस चेंज में आप एक चीज इंपॉर्टेंट देख लो, इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया 16 से लेकर 60 मेंबर। मतलब एडिशनल मेंबर 16 से लेकर 60 कर दिए गए, और 16 में से जो है 28 जो है वो अपॉइंट करेंगे ऑफिशियल, मतलब वाइस रॉय के द्वारा। 28 मेंबर ऑफिशियल होंगे। नॉन ऑफिशियल में क्या होंगे, 5 मेंबर अभी भी वाइस रॉय के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। 13 नॉन ऑफिशियल के मेंबर स्पेशल इलेक्टोरेट होंगे। अभी मैं स्पेशल इलेक्टोरेट बताऊंगा, स्पेशल इलेक्टोरेट क्या होता है। तो 13 मेंबर स्पेशल इलेक्टोरेट होंगे, और बाकी के दो दो मेंबर जो होंगे वो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता और बॉम्बे के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। दो मेंबर, सॉरी दो नहीं 12, दो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कलकत्ता और बॉम्बे के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और 12 मेंबर जो नॉन ऑफिशियल है वो इलेक्ट किए जाएंगे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, ये 12। तो यहाँ पर इलेक्टेड वर्ड यूज होगा, अभी हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे रफ वर्ड को छोड़कर। इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड का मतलब कुछ नहीं है, देखो इलेक्शन तो आम आदमी को वोट देने की इजाजत थी नहीं, थोड़े से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे जो एलिजिबल होते थे, जिनके पास पैसा होता था, प्रॉपर्टी होती थी, जमींदार होते थे। तो इस तरह से ये 28 मेंबर ऑफिशियल हो गए। नॉन ऑफिशियल में देखे 5 मेंबर वाइस रॉय अपॉइंट कर रहा है, 2 मेंबर नेशनल चैम्बर फॉर कॉमर्स इन कलकत्ता और बॉम्बे के द्वारा, और 12 मेंबर जो है वो बॉम्बे,
बंगाल, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के द्वारा किए जा रहे हैं, और 13 मेंबर जो हैं वो स्पेशल इलेक्टोरेट है। अब 13 मेंबर देख लो, 13 मेंबर जो स्पेशल इलेक्टोरेट हैं, इसमें क्या क्या है? 13 मेंबर में आप देखोगे 5 तो मुस्लिम हो गए। मुस्लिम क्या हो गए? ये सेपरेट इलेक्टोरेट से आएंगे, जो हमने डिस्कस किया 5। और 6 जो है जमींदार चूज करेंगे, और 3 जो है बिजनेसमैन चूज करेंगे। 2 सॉरी, 2 जो है बिजनेसमैन चूज करेंगे। तो इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, स्पेशल इलेक्टोरेट का नाम यहां पर दिया, और यहां पर जो है जब मुस्लिम चूज कर रहे हैं, इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया। तो इस तरह से मैंने ये पूरा बैकग्राउंड आपको डिस्कस कर दिया, किस तरह से चीजें अपॉइंट हुई। ये टफ है समझना, इसीलिए कह रहा हूं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस, ठीक है। तो एडिशनल मेंबर बता दिए मैंने, वॉइसरॉय के बारे में बता दिया, और बता दिया कि वॉइसरॉय कौन कौन से मेंबर अपॉइंट करता है। अब आगे देख लो 1992 में क्या होता था। आप एक मिनट, 1992 में आप क्या देखोगे? 1992 में आप, सॉरी 1892 में क्या देखोगे कि फाइनेंस बिल को या फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना अलाउ था, ठीक है, उस पर वोट करना अलाउ नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एडिशनल मेंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं बजट पर, मगर आप जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब एक क्वेश्चन किया, उसका 6 दिन में आंसर देना। अब आप कह रहे हो इसमें ये और क्वेश्चन करो, नहीं अलाउ था। मगर क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, डिस्कशन भी अलाउ हुआ फाइनेंस बिल से रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड, वोटिंग पावर भी मिली, आपको एडिशनल क्वेश्चन करना भी अलाउ हुआ, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अलाउ हुआ। तो ये 1909 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, ठीक है। दूसरा, प्रोविंशियल लेवल पे क्या हुआ? प्रोविंशियल लेवल पे आप देखोगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एक्सपेंड कर दिया गया। आप 7 प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा, मतलब 6 से बढ़ाकर 7 जगह कर दिया गया। अब कहाँ कहाँ कर दिया गया? देखो, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस, ये नया जुड़ा। पंजाब, बर्मा और आसाम, ये नए जुड़े। मतलब अब ये जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एक्सपेंड कर दिया गया, और इसमें मेंबरशिप जो होती थी वो एडिशनल मेंबरशिप जो होती थी, नॉन ऑफिशियल की मेंबरशिप होती थी, वो अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग तरह की होती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो सकती थी। आपको ये याद रखना है, नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने चीजें आपको बताई। एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूं आपको, और वो भी दिखा देता हूं कि कौन से प्रोविजन कहाँ कहाँ दिए हैं। देखो, पहला प्रोविजन देख लो, साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी। मेंबर जो है देखो इंक्रीज करे गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 16 से लेकर 60, मतलब 16 से लेकर 60 तक कर दिए गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप यूनिफॉर्म नहीं थी, मतलब किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। अब आगे देखो, अब क्या है, रिटेन की ऑफिशियल मेजोरिटी, मैंने जो आपको समझाया था, अगर आप उसमें ऑफिशियल मेंबर जोड़ोगे, नॉन ऑफिशियल जो वाइसरॉय अपॉइंट करता है, तो टोटल जोड़ोगे तब भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑफिशियल की मेजोरिटी थी। मगर प्रोविंसेस में मैंने आपको बताया कि नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो सकती है। अगला प्रोविजन क्या है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और आप क्वेश्चन कर सकते हो, बजट पर डिस्कशन कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले मेंबर बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने। इनका फोटो मैं डालना भूल गया, अगले लेक्चर में फोटो भी दिखा दूंगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, जो आपको मैंने बता दिया, और लॉर्ड मिंटो हमारे पहले फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहलाए, ठीक है। अगला प्रोविजन क्या है? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है प्रेसिडेंट, इट आल्सो प्रोवाइड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, मतलब वही बिजनेसमैन को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला, जो मैंने आपको बताया, 2 मेंबर। अब आप क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, सारे मैंने डिस्कस किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अगर तब भी क्लियरिटी नहीं होती है, कोई शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। विद रेफरेंस टू the Indian Council Act 1909, consider the following statement. It introduced separate electorate for Muslim, which was later extended to other community in the Government of India Act 1919। मतलब
1919 में क्या हुआ, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में केवल मुस्लिम्स के लिए था, इसे और कम्युनिटीज और कास्ट और रिलीजन की तरफ एक्सपेंड किया गया। बिल्कुल सही है, 1919 में। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वर अलाउड टू होल्ड एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल ठीक, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी। द एक्ट गेव इंडियन मेंबर फुल वोटिंग राइट ऑन फाइनेंशियल मैटर। बिल्कुल गलत। फुल वोटिंग राइट तो थी ही नहीं, और वोटिंग राइट क्या नाम के थे, जमींदार लोग वोटिंग करते थे। चौथा क्या, इट वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्शन वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये भी गलत है, मेरे हिसाब से नहीं किया था। अब आंसर आप देख लो इसका। तो आंसर, अरे चौथा बिल्कुल ठीक है, सॉरी। चौथा मतलब ऑफिशियली, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, ये आपको देखना होगा। इट वाज फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस, मतलब इसका ऑफिशियली का मतलब होगा एक्ट में जिक्र हुआ था। शायद ये कुछ गड़बड़ हो सकता है प्रोविजन, या मुझसे गलती हो सकती है। बहरहाल ये को यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर होगा। दो नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन मेंबर टू बी लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस, मतलब चौथा बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई यहाँ पर। इट वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब इसका स्टेटमेंट देख लो, कहा था इनने कि 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, फिर उसके बाद 1919 से लेकर 35 तक सिख को ये एक्सटेंड किया गया, क्रिश्चियन को एक्सटेंड किया गया, दलितों को एक्सटेंड किया गया, मराठाओं को एक्सटेंड किया गया। सत्येंद्र प्रसन्ना जी, प्रसाद, यहाँ देखो प्रसाद लिखा है और कहीं-कहीं प्रसन्ना लिखा होता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो है व फर्स्ट वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज़ अ लॉ मेंबर बने। मेंबर डिस्कस कर सकता था बजट पर, क्वेश्चन पूछ सकता था, और वोटिंग के भी राइट मिल गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट हमें बताना है, ठीक है। द 1892 एक्ट अलाउ इंडियन टू डिस्कस द बजट इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 1900 मतलब 1900 1892 में फर्स्ट टाइम डिस्कस करने की इजाज़त मिली थी बजट को, ये आपको याद रखना। 1909 के एक्ट में क्या हुआ, सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटी को होगा। बिल्कुल सही है, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके। बोथ एक्ट प्रोवाइड इंडियन विद द राइट टू वोट डायरेक्टली फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल गलत, ये राइट टू वोट डायरेक्टली था ही नहीं, मैंने आपको बताया इनडायरेक्टली सब चीज़ इलेक्ट होते थे। वर्ड जरूर आया ऑफिशियली। 1909 एक्ट रिमूव द ऑफिशियल मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी की रिमूव हो गई थी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बिल्कुल गलत। मतलब कह रहे हैं कि ऑफिशियल मेंबर जो है नहीं थे ज्यादा, नॉन ऑफिशियल ज्यादा थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। पहला और टू सही है, मैंने जो बताया। देखो पहला, 1892 में क्या हुआ, लिमिटेड बजट डिस्कशन हुआ, वोटिंग पावर नहीं थी। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट आया। और तीसरा स्टेटमेंट, डायरेक्ट इलेक्शन वर स्टिल नॉट इंट्रोड्यूस्ड, नॉमिनेशन वर मेड थ्रू द इलेक्टोरल बॉडी। ठीक है, इलेक्टोरल बॉडी के द्वारा नॉमिनेशन किया जाता था। और इनकरेक्ट क्या है, चौथा भी इनकरेक्ट है, ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिश की ही थी, ये नहीं आ पाई थी इसमें। तो ये हमने पूरा एक्ट डिस्कस किया। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको वर्ड्स अच्छे नहीं लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आगे उसमें सुधार करेंगे। और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।